हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। डिफरेंट टर्म्स देखेंगे अकाउंट्स में, डेफिनेशंस, कंसेप्ट देखेंगे। एजुकेशन इज़ एक्वायर्ड इन डिफरेंट फील्ड्स। एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड इन डिफरेंट फील्ड्स। एन इंडिविजुअल becomes an engineer, a doctor, an artist or a sportsman. Each individual takes education in the field of his choice. हमें जो भी बनना है उसमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है, हमें वो पर्टिकुलर फील्ड में एजुकेशन लेना पड़ता है। ईच फील्ड ऑफ एजुकेशन हैज़ इट्स ओन टर्मिनोलॉजी। उसका अपना एक टर्म होता है, उसकी अपनी एक डेफिनेशन होती है, अपना एक कंसेप्ट होता है, अपनी एक मीनिंग होती है। इट मीन्स इट हैज़ इट्स ओन वोकैबुलरी। ईच फील्ड है यूजेस इट्स ओन स्पेसिफिक वर्ड्स। उसकी अपनी एक डिक्शनरी होती है, वोकैबुलरी होती है, उसके अपने अलग अलग वर्ड्स होते हैं। दिस वर्ड्स प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिव कंटेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ रिस्पेक्टिव फील्ड। वैसे ही अकाउंटिंग एक रिस्पेक्टिव फील्ड है, उसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझने पड़ते हैं। अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगा। रिस्पेक्टिव वर्ड और वर्ड्स आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पेक्टिव मीनिंग। सभी वर्ड्स के अपने अपने मीनिंग होते हैं। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या कि वो इंडिविजुअल के हिसाब से डिफ़र नहीं करेंगे, आपके हिसाब से ये, उनके हिसाब से ये, सबके हिसाब में वो सेम रहेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ए पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम रहेगा और बी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम रहेगा। In accounting also, special words explain specific and clear meaning in the given context. The terminology of accounting is as follows. उसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक और क्लियर मीनिंग है। तो हम एक एक करके सबका मीनिंग देखेंगे। पहले है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो नॉर्मल में समझे तो बिज़नेस में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस, तो किसको बिज़नेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं? Business transaction means exchange of product or service of business between two or more persons in the form of cash and or on credit. बिज़नेस मतलब क्या कि लेवड़ देवड़, गिव एंड टेक, और ट्रांजैक्शन मतलब क्या कि पैसे के फॉर्म में हो। ठीक है, तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग ये होता है कि अगर कुछ भी एक्सचेंज हो, प्रोडक्ट या कि सर्विस जो बिज़नेस में बने हैं, कंपनी में मैन्युफैक्चर हुए हैं, और उसके सामने कैश ली गई हो या फिर वो क्रेडिट पे, यानी कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, या फिर ऐसा बोलते हैं कि हम 30 दिन के बाद पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिट कैश में पेमेंट दी गई हो या फिर क्रेडिट में पेमेंट दी गई हो, उसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एन एक्ट ऑफ बिजनेस। वो बिज़नेस का एक एक्ट है, ठीक है, बिज़नेस की एक्टिविटी है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मीनिंग हमने आगे देखा था, जो पैसों में की जाए। तो जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है वो ऐसे नहीं होती, उसके सामने पैसे लिए जाते हैं, तो वो ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जिसको मनी फॉर्म में हम मेजर कर सकें। कैश ट्रांजैक्शन मेड इन द फॉर्म ऑफ मनी क्लियरली डेपिक्ट्स इकोनॉमिक वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या है वो क्लियरली दिखाता है। ड्यूज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिसीवेबल इन फ्यूचर बट इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इज़ डिटरमाइंड इन प्रेजेंट। हम अगर क्रेडिट पे माल लें तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ दिन के बाद पैसे देंगे, पर उसका पैसा कितना देना है वो आज ही नक्की हो जाता है, आज ही डिसाइड हो जाता है। द प्री रिक्विजिट कंडीशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ टू हैव इट्स इकोनॉमिक वैल्यू, दैट इज़ फाइनेंशियल वैल्यू। बिज़नेस ट्रांजैक्शन की प्री कंडीशन क्या है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वो मनी फॉर्म में मेजर हो सके, उसके पैसे कितने होंगे वो डिटरमाइन हो सके। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू मीडियम ऑफ कैश और ऑन क्रेडिट कंडीशन। अभी हम देखेंगे एग्जांपल। कैश ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, तो कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे कि गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू रजनीकांत फॉर कैश। रजनीकांत एक पार्टी है, हमारा बिजनेस है, हमने क्या किया, 5000 का माल उसको बेचा, उसके सामने हमने क्या लिया, 5000 रुपये कैश लिए। तो ये मनी फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन है।
पहले तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, या मनी मिले, ठीक है, कैश में मैंने लिया, फॉर कैश मतलब उसके सामने मैंने कैश ले लिया, मैंने क्रेडिट पे नहीं रखा, तो दिस इज़ एन एक्ट ऑफ बिजनेस. कैश इज़ रिसीव्ड अगेंस्ट गुड्स, इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इज़ ₹5,000, दिस इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो ये तो पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि पैसों में ट्रांजेक्शन किया गया है, कुछ भी लेवर देवर की गई है और कैश के सामने दिया गया है, इसलिए बिजनेस ट्रांजेक्शन तो है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और कैश में ट्रांजेक्शन की गई है. वेयर रजनीकांत इज़ अ सेपरेट पर्सन, वो एक अलग आदमी है. गुड्स वो हमारा प्रोडक्ट है, 5,000 उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है जो ऑन द स्पॉट मिल जाती है, और मनी एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के सामने. बार्टर सिस्टम नहीं है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है. ऑल कंडीशंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फुलफिल्ड. यहाँ पे जो भी कंडीशंस हमने डिस्कस की वो सारी कंडीशन ये वाले ट्रांजेक्शन में फुलफिल होती है, इसलिए उसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस. गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑन क्रेडिट टू रजनीकांत विथ कंडीशन टू पे द अमाउंट विद इन 10 days. रजनीकांत को सोल्ड किया, वो ऐसा बोल के गया कि 10 दिन में वो पेमेंट दे देगा. तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मनी ऑफ विच इज़ रिसीवेबल विद इन 10 days, दिस इज़ अ क्रेडिट बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस ट्रांजेक्शन की सारी कंडीशंस फुलफिल होती है. कैसे? रजनीकांत सेपरेट पर्सन है, गुड्स है हमारा प्रोडक्ट, 5,000 उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है जो 10 दिन में मिल जाएगी हमें, मनी फ्यूचर में मिलेगा जो गारंटी है, ठीक है. द अबाउ जस्टिफिकेशन एक्सप्लेन्स दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें पैसा ऑन द स्पॉट नहीं मिलता क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलवाएगा. अ डिटेल्ड क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज स्पेसिफाइड सब्सिक्वेंटली. आगे चैप्टर्स में आएगा कि किस तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं. यहाँ पे हमने 2 टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स डिस्कस किए, ठीक है, एक कैश है और एक क्रेडिट है. अब दूसरा जो आपका कंसेप्ट है वो है इवेंट का. इवेंट इज़ रिकॉग्नाइज एज एन इंसिडेंट. इवेंट मतलब क्या? कोई इंसिडेंट हुआ, कोई घटना हुई. इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन, ठीक है, कुछ सिचुएशन बनी, कुछ घटना हुई. ट्रांजेक्शन हैज़ इट्स ओन एक्सप्लिसिट फीचर्स विच आर स्टडीड एज अबव. ट्रांजेक्शन के अपने फीचर्स होते हैं, जैसे कि कैश है, क्रेडिट है, आगे हमने डिस्कस किया वैसा. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. अज्यूम दैट गुड्स सोल्ड टू रजनीकांत इज़ परचेज फॉर ₹3,000. हमने जो 5,000 का माल रजनीकांत को दिया था वो हमने ख़रीदा कितने में था? 3,000 में. वेजेस पे किए थे, मजूरी दी थी ₹500. ट्रांजेक्शन एंड इवेंट कैन बी प्रेजेंटेड एज फॉलोज, ठीक है. तो ट्रांजेक्शन और इवेंट हम दोनों किस तरह बताएंगे. सेल्स किया था 5,000 का, ठीक है, तो सेल्स इज़ एन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, तो वो हुआ ट्रांजेक्शन. परचेज़ भी किया था 3,000 का, ठीक है, तो परचेज़ भी एक एक्टिविटी है बिज़नेस की, तो इट इज़ अ ट्रांजेक्शन. उस पर मैंने वेजेस दिया ₹500 का, तो मेरा टोटल खर्चा हुआ 3,500 का. वेजेस पेड वो भी एक एक्ट है क्योंकि वो पैसों में दी जाती है, ये पैसों में ख़रीदा जाता है और ये पैसों में बेचा जाता है, तो ये तीनों जो है वो ट्रांजेक्शन कहलवाएंगे. तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ. 3,500 का खर्चा था मेरा, मैंने सामने बेचा 5,000 में, तो मेरा 1,500 का डायरेक्टली क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया. तो वो एक रिज़ल्ट है. रिज़ल्ट मतलब क्या कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसमें मैं प्रॉफिट करती हूँ या लॉस करती हूँ वो देखा जाता है, तो वो क्या होता है, इवेंट. इवेंट मतलब क्या कि ट्रांजेक्शन होने के बाद जो अल्टीमेटली हमारे हाथ में आता है उसको बोलते हैं इवेंट. इन ब्रीफ, ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजेज एन एक्ट done by the business, while event represents situation or result created from transaction. ट्रांजेक्शन जब होता है यानी कि सेल्स या परचेस का ट्रांजेक्शन, उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और वो ट्रांजेक्शन के बाद हमें कितना पैसा मिला या फिर हमने कितना पैसा घुमाया उसको बोलते हैं इवेंट. तो सेल्स, परचेज, वेजेस तीनों हुए ट्रांजेक्शन और उस पर प्रॉफिट हुआ तो वो हुआ इवेंट, ठीक है. तो ये हमने ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट का कंसेप्ट देखा. अब हम देखेंगे कैपिटल का कंसेप्ट. एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस इज़ नोन एज कैपिटल.
पैसा लगाया ओनर ने बिज़नेस चलाने के लिए, उसको बोलेंगे कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज़ डन इन कैश फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ एनी असेट। मैं अपना पैसा ले सकती हूँ या फिर अपनी प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। All those items are included in capital which is provided by owners and their value is measurable in terms of money। कुछ भी ओनर दो बिज़नेस चलाने के लिए कुछ भी ओनर ने दिया, वो सबकी एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू पैसे के फॉर्म में मेजर की जा सकती है। और जो भी देगा पैसा या प्रॉपर्टी, उस सबको कैपिटल बोलेंगे। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल टू कमेंस बिजनेस, ओनर हैज़ ब्रॉट ₹10,000 कैश, 10,000 कैश लाया। फर्नीचर लाया यानी कि प्रॉपर्टी चालू हो गई 6,000 की। गुड्स लाए, माल लाया 8,000 का। तो टोटल कैपिटल कितना लाया है? 10,000, 6,000 16,000 और 8,000 24,000। तो हियर कैपिटल ऑफ द ओनर इज़ 24,000। आइटम्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर, ईच ऑफ देम हैज़ मॉनिटरी वैल्यू एंड विल बी यूज्ड फॉर बिजनेस। जो भी ओनर लाया, पैसा लाया, फर्नीचर लाया, माल लाया, उन सब के मॉनिटरी वैल्यू है और वो बिज़नेस के लिए यूज़ होगी। ओनर गिव्स मनी टू कमेंस बिजनेस एज वेल एज टू एक्सपांड द बिजनेस। ओनर जो पैसा लाया, मालिक जो पैसा लाया, वो बिज़नेस चलाने के लिए या फिर बिज़नेस को बढ़ाना हो उसके लिए भी वो यूज़ हो सकता है। कैपिटल इज़ आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस विच इज़ एज फॉलोज। ठीक है, कैपिटल किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है? बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप कैपिटल है, फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप कैपिटल यूज़ किया जाएगा क्योंकि वो एक मालिक ही लाएगा, ओनर ही प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर होगा, एक ही मालिक होगा। पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स कैपिटल यूज़ करेंगे और कंपनी के लिए शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है बहुत सारे होते हैं तो वो शेयर में अपना कैपिटल देते हैं, अपने हिस्से का कैपिटल देते हैं, उसको इसलिए उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। तो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में कैपिटल बोलेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल बोलेंगे और कंपनी फॉर्म में शेयर कैपिटल देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड इज़ मोर पॉपुलर। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर ओनर्स होते हैं जिनको हम इक्वल शेयर में देते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इक्विटी। तो ये 3 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिस तरह का आपका कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर पार्टनरशिप हो या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ड्राइंग्स। फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल, ओनर ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू द बिजनेस। पर्सनल असेट्स और प्रॉपर्टीज गिवन बाय ओनर्स बिकम असेट बिजनेस। आगे हमने देखा ओनर ने फर्नीचर दिया, माल दिया, तो वो सब क्या हो जाता है? बिज़नेस असेट्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बिज़नेस के उपयोग के लिए मालिक ने दिया। व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विड्रॉज असेट फ्रॉम बिजनेस, यानी कि वो वापस ले लेता है क्योंकि उसको अब पर्सनल यूज़ की ज़रूरत है या फिर उसको रिप्लेस करना है। When owner of business withdraws assets from business means cash or goods for personal purpose, this is known as drawing। Drawings मतलब क्या? उसको वापस ले लिया, जो उसने दिया था उसने कुछ वापस ले लिया, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इंडिकेट्स कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल में कम हुआ। इंस्टेड डिडक्टिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम कैपिटल इट इज़ शोन सेपरेटली एज अ ड्राइंग। हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, आगे आएगा बैलेंस शीट का मतलब क्या है। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे? कैपिटल मतलब जितना माल ओनर ने लाया और सामने दिखाएंगे कितना माल ओनर ने वापस ले लिया। तो कितना इंट्रोड्यूस किया मतलब दिया और कितना वापस लिया वो अलग अलग दिखाया जाता है, ना कि कैपिटल में से कम किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन मिल सके कि कितना कैपिटल ओनर ने दिया है और कितना विड्रॉ किया है। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल है, ओनर है और बिजनेस है। व्हेन ओनर्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड गुड्स और असेट्स, ठीक है, उसने प्रोवाइड किया तो वो कैपिटल बन जाएगा, उसको बोलेंगे कैपिटल क्रिएशन। और जब व्हेन ओनर और ओनर्स ऑफ बिजनेस विड्रॉज असेट्स गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे यानी कि ड्राइंग क्रिएशन, क्योंकि उसने वापस ले लिया। ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, एक में देना होता है, दूसरे में वापस ले लिया। तो कैपिटल क्रिएशन और ड्राइंग क्रिएशन। जनरली ड्राइंग वर्ड इज़ यूज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप।
ओनर गिव्स कैपिटल टू बिजनेस, बिजनेस गिव्स ड्राइंग टू ओनर। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट है वो किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं, एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा पार्टनरशिप। ओनर जो देता है बिज़नेस को उसको बोलते हैं कैपिटल, और बिज़नेस जो ओनर को देता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, ओनर जो बिज़नेस को देता है उसको बोलेंगे कैपिटल, और यहाँ से वो वापस ले लेता है, बिज़नेस में से ओनर वापस ले लेता है तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। अब हम देखेंगे लायबिलिटी का कंसेप्ट। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, असेट्स और अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी इज़ नोन एज लायबिलिटी। मैंने कुछ माल क्रेडिट पे ख़रीदा ताकि मैं अपना बिज़नेस चला सकूं, या फिर मैंने बैंक से लोन ली, या फिर मैंने कोई असेट ख़रीदा क्रेडिट पे। ठीक है, तो वो सब क्या होगा, मेरी लायबिलिटी, मेरा जो बोलते हैं देवा हो गया, या फिर ड्यूज़ बोलेंगे उसको, या फिर किसी को पैसा देना बाकी होगा तो उसको बोलेंगे लायबिलिटी। दिस अमाउंट इज़ पेएबल इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में हमें पेमेंट करना है। इट इज़ ट्रीटेड एज लायबिलिटी टिल इट इज़ नॉट पेड बाय द बिजनेस। तो जब तक वो पेमेंट नहीं करेंगे हम, तब तक वो लायबिलिटी की तरह हम दिखाएंगे। ठीक है, वो आगे और स्पेसिफाई क्लियर होगा जब हम एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो जब तक पैसा बाकी है, हमने माल ख़रीदा है उधार पे, ठीक है, तो जब तक वो उधार पे रहता है, जब तक हम वो पैसा लौटा नहीं देते, पैसों का पेमेंट नहीं कर देते, तब तक वो लायबिलिटी कहलवाएगा। ठीक है, तो लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन कैसा है, लायबिलिटी जो होती है रिलेशन के बेसिस पर, मतलब इंटरनल है, अंदर लिया है पैसा या फिर बाहर से लिया है। ठीक है, तो टाइम पे के बेसिस पे भी होता है, मतलब कितने टाइम के लिए लिया है और किसके पास से लिया है। इंटरनल मतलब इंटरनल लायबिलिटी में भी करंट लायबिलिटी होती है और नॉन करंट। करंट मतलब क्या कि जो 12 महीने के अंदर मुझे लौटा देनी है वापस, और जो 12 महीने के बाद लौटाना है उसको नॉन करंट बोलेंगे। करंट मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसी तरह एक्सटर्नल मतलब बैंक से मैंने लोन लिया तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, उसमें भी करंट और नॉन करंट आएगा। अगर 12 महीने से कम टाइम में मुझे वो लौटाना है तो वो करंट आ जाएगा, और 12 महीने के बाद लौटाना है तो वो नॉन करंट कहलवाएगा। ठीक है, दोनों में करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन है। ये आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पे समझाई कि इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या है और एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या है। Internal liability. In accounting, business and owner are treated as separate entity. Accounting में जो मालिक है और जो उसका धंधा है दोनों को अलग अलग गिना जाता है। When owner of business is providing capital to the business, it becomes internal liability. तो जब मालिक ही अपने बिजनेस को पैसे देगा तो उसको बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि वो खुद का बिजनेस है उसका। इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ अ बिज़नेस टूवर्ड्स ओनर, तो वो फ्यूचर में वो पैसा ले सकता है जो उसने अभी दिया बिज़नेस चलाने के लिए। इन ब्रीफ, अमाउंट पेएबल बाय द बिज़नेस टू द ओनर इज़ इंटरनल लायबिलिटी। Owner of a business has provided capital of ₹1 lakh. This ₹1 lakh is a liability of a business towards owner. तो अगर मैं अपना बिज़नेस चलाने के लिए या फिर कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में अपना पैसा लगाता है ताकि बिज़नेस हम चला सकें, तो 1 लाख रुपया जो है वो क्या होगा, इंटरनल लायबिलिटी होगा। द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू द थर्ड पार्टी फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और असेट्स सर्विसेज और पेएबल अमाउंट फॉर बोरोड मनी फ्रॉम बैंक इज़ नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। और अगर मैं कोई थर्ड पार्टी के पास से पैसा लेती हूँ और थर्ड पार्टी के पास से माल खरीदती हूँ उधार पे, या फिर मैंने बैंक से लोन लिया है, तो वो मेरा क्या हो गया, एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, क्योंकि बाहर की पार्टी इन्वॉल्व हुई। एग्जाम्पल, ₹50,000 आर बोरोड फ्रॉम भावना बेन विद द कंडीशन टू रिडीम आफ्टर 3 years। सपोज़ मैंने भावना बेन के पास से 50,000 रुपये लिए और मैं ऐसे कंडीशन पे लेती हूँ कि मैं 3 साल बाद वो लौटा दूँगी, तो वो मेरी क्या हुई, एक्सटर्नल लायबिलिटी हुई। गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन, तो वो भी एक्सटर्नल हुआ। ₹1,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर पेमेंट ऑफ रेंट,
वो भी एक्सटर्नल हुआ। फर्नीचर ऑफ ₹5,000 इज़ परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम देवांग, तो वो सब एक्सटर्नल हुआ। ऑल दिस ड्यूज आर पेएबल इन फ्यूचर, दिस आर ऑल थर्ड पार्टीज़। ठीक है, तो ये सब जो है वो थर्ड पार्टी के पास से लिया गया है, तो उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ बोलेंगे। तो रिलेशन के बेसिस पर जो डिसाइड किया जाता है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल, तो बिजनेस लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन इंटरनल लायबिलिटी में आएगा। लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, ओनर जो पैसा देता है बिजनेस चलाने के लिए उसको बोलेंगे इंटरनल, और बाकी सबको बोलेंगे एक्सटर्नल। लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज़। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ बिजनेस विद द ओनर एंड द थर्ड पार्टी। तो ओनर और थर्ड पार्टी है, ओनर है या फिर बाहर का इंसान है, उसके बेसिस पर इंटरनल या एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो आज हमने इतने कंसेप्ट देखे, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी के कंसेप्ट्स। तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।